प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र ललित निबंध संग्रह विद्या निवास मिश्र का पढ़ रहे हैं हम। आज एक नया निबंध शुरू करेंगे। उसी क्रम में सावनी स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा। ऋतुओं के चक्र में सावन गमगमाता आता है, बरसता है, मेघ मल्हार गाते हैं और ऋतु के इस आगमन के साथ ही महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज खुल जाते हैं। परीक्षाओं का, विश्वविद्यालयों का दौर थम गया होता है। कहीं परीक्षा परिणामों की तैयारी होती है और पर्व और उत्सव भी उमड़े आते हैं। ये भारतीय सांस्कृतिक परिवेश है, भारतीय सामाजिक परिवेश है। तो भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में ऋतुओं का क्या योगदान रहता है और मौसम किस तरह इन चीज़ों को प्रभावित करता है, मौसम से ये चीज़ें किस तरह समन्वय का संदेश देती है, मौसम से ये हमको कुदरत क्या क्या पाठ पढ़ाती है, इन सब का मधुर सम्मेलन करते हुए अपनी ललित निबंध शैली में विद्या निवास मिश्र ने एक व्यंग भरी वानगी के साथ में इस निबंध को लिखा है। और छोटे छोटे व्यंगों की तीखे तीखे बाण से, चोट से बार बार जो प्रहार होता है वह पाठक के मन को उद्वेलित करता है। और कोई निबंध जब उद्वेलित कर देता है तब लगता है कि वह वैचारिक धरातल पर उत्तेजक निबंध है। और साहित्य का कर्म भी है कि वैचारिक धरातल पर मनुष्य के मन में एक प्रेरणा, एक संदेश, एक उत्तेजना, एक समरसता, एक सानिध्य, एक संपर्क, एक संवाद कायम करे। और यह निबंध बिल्कुल वैसा ही निबंध है। देखिए, पढ़ते हैं। पढ़ते में आपको एहसास होगा कि काव्यात्मक भाषा है और बहुत तीव्र प्रवाह के साथ, जैसे ऋतु बदलती है, समय चलता है, मौसम के साथ ये निबंध कितना तीव्र चलता है। सावन आ गया है, रथ यात्रा बिना बरसे बीत गई। आद्रा ने यहाँ वहाँ धूली पर हल्का छिड़काव कर दिया। बादल में दिन में आकाश की पैमाइश करते रहे। शाम होते ही सूरज के साथ आराम गाह में चले जाते रहे। बादल आते और सूरज के साथ शाम होते ही अपने आराम घर में चले जाते। बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है लेखक ने। पुरवैया भी दिन रात लगातार झोरती रही। सरंजाम सावन के आने के उल्टे पुल्टे क्रम से सब पूरे होते रहे। और अब जब सावन पत्रा में आ गया है तो लगता है जैसे सावन आया ही ना हो। लेखक कहता है, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, इस यांत्रिक ज़िंदगी में, इस वैज्ञानिक युग में, इस गणितीय भाषा के इस कैलकुलेटिव युग में अब केवल ऋतुएं, मौसम, त्योहार, पत्रा, पंचांग में ही आते हैं, कैलेंडर में ही आते हैं। जीवन में और समाज में ऐसा अनुभव नहीं होता है। विश्वविद्यालय के उनिंदे कमरे जगते ही जमहाई लेने लगे हैं। अभी बहुत जगहों में परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। जहां हो भी चुकी है वहां अभी दाखिले की ही बाढ़ बाकी है। पढ़ाई अभी शुरू होने को है। वैसे शुरू होने में रखा भी क्या है, इससे तो विश्वविद्यालय की शांति भंग होने का अंदेशा है। गेहूं के साथ साथ पहले घुन पिसता था, अब घुनाक्षरी न्याय से थोड़ी बहुत मिलने वाली ऊंची शिक्षा भी पिस रही है। बहुत सुंदर व्यंग है और गेहूं के साथ घुन पिसने का बड़ा सार्थक प्रयोग लेखक ने यहाँ पर किया है। गेहूं के अधिग्रहण के साथ ऊंची शिक्षा का भी अधिग्रहण हो गया है। गेहूं की भी घरू वसीली से पेट नहीं भरने वाला है और यहाँ की ऊंची तालीम से भी काम पूरा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वह तो पहले से ही उधार पर चल रही है। इसलिए तो नहीं सावनी आंखें भरने भरने को आती है, पर आंसू पी जाती है, बरस नहीं पाती। संवेदना भी तो आखिर उधार ही ली हुई है ना। हम कितने परबस हैं, स्वाधीन होकर भी कितने पराधीन है। इस वेदना की बड़ी भावुक अभिव्यक्ति लेखक ने यहाँ पर की है। ऐसी फिज़ा है और ऐसे में स्वाधीनता की टेकड़ी पर एक ऊंचा सा मंदिर है। दमतोड़ सीढ़ियाँ चढ़कर वहाँ एक देवी की मूर्ति है, उसको धार कपूर चढ़ाना है। बरस बरस का पर्व है, कुछ तो करना ही होगा। वैसे तो हर पर्व और उत्सव की परिसमाप्ति एक अजीब थकान और एक जाने कैसी रिक्तता में होती है, और लगता है यह थकान, यह रिक्तता, यही मानवीय करुणा के बीज हैं। तभी तो उत्तर रामचरित जैसे करुण नाटक की शुरुआत सूने चौराहों के जिक्र से होती है। पर अब कुछ ऐसा हो गया है कि पर्व और उत्सव के पहले वाली भी हुलास चुक गई है। कुछ भी करना लगता है, बार बार निचोड़े हुए मन को और निचोड़ना है। एक बूंद भी रस बाकी बचा हो चाहे न हो। पिछली रात
यही सोचते सोचते अलसा गया। नींद तो कोई खास आई नहीं, दुःस्वप्न आते रहे और मैं बीच बीच में हड़बड़ाकर उठता रहा। नींद उजड़ती रही। बेतरतीब ढंग से कूस अपने नींद की खंडहरों को अपनी भाग दौड़ से आबाद करते रहे। जब मन अशांत होता है, चित्त अस्थिर होता है, तो निद्रा भी पूरी नहीं आती और शांत धीर चित्त मन में दुःस्वप्न कैसी उथल पुथल मचाते हैं, इसका वर्णन लेखक ने बहुत रस अभिव्यक्ति में किया है। देखा कि गांव के घर के एक उत्तर एक नीम का पेड़ था, वह काटा जा रहा है। पेड़ सूख गया हो सो बात नहीं, झगड़ा खड़ा हो गया। पेड़ किसका है? उसके नीचे माटी के शिल्पी कुम्हार का है या उसके एक किनारे भैंस का खूंटे बांधने वाले अहीर का? कुम्हार के लड़के बम्बई कमाते थे, कुछ रुपए की गर्मी थी। अहीर के लड़के भैंस का दूध पीते थे, दूध की गर्मी थी। बस लड़ाई ठन गई। फौजदारी से मामला तय न हो सका, दीवानी हुई और पेड़ की सुपुर्दगी गांव के मुंशी जी को मिल गई। नीम का पेड़ कुछ आमदनी का जरिया तो बन नहीं सकता। सावन में झूले पड़ते हैं, चैत में देवी के लिए रथ डालों में टांग दिए जाते हैं। मुंशी जी को उनसे भला क्या आमदनी होती, और जिस काम में कोई बरकत न हो उसमें मुंशी जी का कोई रस नहीं आता। लिहाजा एक फर्जी नाम से दरख्वास्त डलवा कर पेड़ की डाल पुराने ज़मींदार के बंगले की खपरेल के ऊपर पड़ रही है, उसे कटवा दिया जाए। पूरा पेड़ ही कटवा के कुछ पैसे उगाने का डौल मुंशी जी ने लगाया है। अदालत को भला इससे क्या सरोकार की पेड़ कट रहा है कि डाल कट रही है, और अहीर भी खुश कि इतनी खून खराबी हुई, इस सत्यानाशी पेड़ को लेकर कट जाए तो ठीक है। माटी के दिए गढ़ने वाले कुम्हार को भी बड़ी राहत मिली कि चलो अब मुकदमे की पैरवी के पीछे रुपया नहीं फूंकेगा। गरज यह है कि पेड़ कट रहा है और दोनों पक्ष प्रसन्न। तीसरे सरकार बिचवई की तो खैर चांदी ही चांदी। पर मुझे लगा कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने जा रही है। कोई दूर से रोक रहा है, जाने कितने बरस कितने युगों दूर से कोई रागिनी रोक रही है। बाबा, नीम का पेड़ न काटो। नीम चिड़ियों का बसेरा है, चिड़ियाँ उड़ पड़ जाएंगी, नीम की डालें अकेली रह जाएंगी। गांव घर की लड़कियां चिड़ियों की तरह आंगन में चहचहाती है। सावन में नीम की डालों को गीतों से और पैंगों से झकझोर डालती है और एक एक नए रस प्रभा से संचरित कर देती है। चिड़िया न रहे, लड़कियां विदा हो जाए, नीम की डालें अकेली रह जाए, तो भी उनकी छाया में चहचहाती स्मृतियाँ जेठ के घाम में जुड़ाती रहती है। सावन में उन डालों पे पेंगे मारती रहती है, इन डालों को न काटो, इन डालों के साथ इस नीम के साथ समूचा अम्मापन कट जाएगा। अम्माएँ तब निपट निपट अकेली रह जाएंगी। बहुत सुंदर बात और बहुत सुंदर व्यंग इन्होंने स्पष्ट किया है। लेखक कहते हैं कि नीम हमारी जो राजनैतिक व्यवस्था है उसमें जो विसंगति है कि बीच बिचौवल मुंशी जी को क्या फ़ायदा और उनका क्या रुझान, जब तक कि कोई निजी फ़ायदा ना हो वे इन चीज़ों को टालते रहते हैं। अहीर को दूध की गर्मी थी और उसके बम्बई पैसे से बच्चे मुंबई में कमाते थे, उसको पैसे की गर्मी थी। तो इस लड़ाई का अंत हुआ कि पेड़ का ही अंत हो गया। अब पेड़ का अंत होने में ये था कि सामाजिकता ख़त्म हो रही थी। बच्चियाँ झूले कहाँ झूलेंगी, चिड़ियाएँ कहाँ चहचहाएंगी। लड़कियाँ और चिड़ियाएँ घर की रौनक होती है, घर की आंगन की शोभा होती है। गीत की गुहार अनसुनी रह गई। मुंशी जी के हुक्म से पूरब वाली डाल काट कर धड़ाम से गिरी और सपना टूट गया। पेड़ की डाल का काटना बड़ा बुरा सपना होता है। नींद उचट गई। नीम का पेड़ पता नहीं कटा या अभी साबुत है, पर उन्मुक्त और निर्बंध चिंतन की एक जगह थी। वह भरी हुई थी तने से, डालों से, टहनियों से, फुनगियों से, पत्तियों से, उनके बीच झिरझिरती बहती सीरी बयार से और उस बयार के साथ लहराते कुछ बराबर नए पर सधे स्वरों से। आज वह जगह एकदम खाली हो गई। अनगढ़ माटी को नई नई शक्ल देने वाले मामूली मुदर्रिस और घर में ही रणनीति का अभ्यास करने वाले अनपढ़ पर जबरदस्त छात्र नेता दोनों ने पेड़ पर दावा किया। स्वाधीन चिंतन मनन और उन्मुक्त विचार चर्चा की जगह सुपुर्दगी में चली गई। मिसिलन्नस अमल शाह के हाथ। अमल शाह कागज़ों की फड़ाहट तो बर्दाश्त कर सकता है, कागज़ों को
पंख भी लगा सकता है, कागज़ों के पंख काटकर उन्हें भारी गिल्लौरी गोले के नीचे दबा सकता है, कागजी चिड़ियों को दरबों में सालों बंद रखा सकता है, पर सांस लेने वाली, गाने वाली, चिढ़ने वाली, चिढ़ाने वाली, अपने आप फुदकने वाली चिड़ियों से उसे बहुत उलझन होती है। शायद इसलिए कि इन चिड़ियों के बारे में कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता, शायद इसलिए कि इनके बोलने से या इनके चुप रहने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, या अधिक स्पष्ट रूप में कहा जाए तो इनका कोई उत्पादन मूल्य नहीं है। उल्टे इनके बीच बीच में मौके बेमौके बेसुरा राग छेड़ने से गरीबी हटाओ की नारेबाजी का ताव बिगड़ जाता है, नारों की बुलंदी को बेमतलब की एक नन्ही सी चुनौती बेकल कर देती है। बार बार हमारी सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग है, राजनीतिक विसंगति का खुलासा करता है लेखक। और विश्वविद्यालय केवल प्रवेश और परीक्षा के लिए खोले जाएं, प्रवेश के समय भी खतरा तो है, पर प्रवेश एक लाचारी ऐसी है जिसके सिवा लड़के लड़कियों के सामने कोई दूसरी राह नहीं। यह भी न मिले तो राह की तलाश में दौड़ते दौड़ते उन्हें एक अथाह वीरान महासागर का बलूहा तट मिलता है, और उस रेत के भयावह विस्तार का सामना करने के लिए ये अभी तैयार नहीं है। शिक्षा जगत में प्रवेश और परीक्षाओं के बीच का जो अंतराल है और शिक्षा नीति के जो नए ढकोसले हैं, उन पर भी लेखक रोशनी डालता है। खोला भी जाए तो बंदिशों के साथ अध्यापकों से बढ़कर न कोई कायर है, न कामचोर है, न बेईमान है, इसलिए उनके ऊपर नियंत्रण करने वाले लोग ऐसे हों जो शिक्षा के अलावा ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में घिसे हुए लोग हों, सामान्य ज्ञान की उधार ली हुई चालू पूंजी के बल पर प्रत्येक विशेष ज्ञान की बखिया उधेड़ने में समर्थ हों, और ऐसे लोग हों जो मरी हुई समस्या को भी आश्वासनों के बल पर जिलाए रखने का तंत्र मंत्र जानते हों। इसलिए विश्वविद्यालयों की यह हित में है कि उनकी स्वतंत्रता का अधिग्रहण किया जाए। यह अध्यापकों के हित में है कि वे अपने हर विचार और हर चिंतन पर सरकारी मुहर लगवा कर निश्चिंत सोएं, लीक के बाहर जाकर नए रास्तों का जोखिम न उठाएं, आलोचना करें। उससे बुद्धि की धार मरने नहीं पाती, पर आलोचना की धार ऐसी अहिंसक हो कि उससे सिर्फ कागज़ के पन्ने या लिफाफे फाड़े जा सकें। यह छात्रों के हित में है, और वे नई राहों पर गुमराह होने के खतरे से भी बच सकते हैं। राह खोजने के बवाल से बचें और मौसम और दिशा के बारे में स्वयं कोई ऐसी राय कायम करने से बचें जो आशंका उसके कारण आगे के रास्ते बंद हो जाएं। इसलिए नीम का पेड़ कट रहा है, ज़मीन झगड़ा झंझट से मुक्त हो रही है। नीम के पेड़ के साथ ढेर सारी तितास थी, नीम के फूलों की हल्की गंध 4-5 दिन, और नई फुनगियों की कोमलता 8-10 दिन। तो यहाँ पर लेखक ने नीम के पेड़ का कटना एक सामाजिकता का, एक रौनक का, एक चिड़िया के चहचहाने का, और लड़कियों के झूले झूलने की पैंगों के साथ सावन की रथ यात्रा के लकड़े उस पर टिका देने की जो घटनाएं हैं, उन सबको एक साथ बांधकर एक व्रतमयी वृतांत तैयार किया है, जो कहानी जैसा है और जिसमें लेखक अपनी शैली का लालित्य भी बिखेर रहा है।